फेरे शुरू होने ही वाले थे, तभी मंडप के बीचों बीच बैठे दूल्हे ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए सिर्फ एक वाक्य कहा, तुम्हें सच में लगता है आज हमारी शादी होने वाली है? मेरे हाथों से जयमाला लगभग छूट गई। पूरे मंडप में बैठे सैकड़ों मेहमानों को लगा कि शायद वह मजाक कर रहा है, लेकिन मुझे उसकी आंखों में मजाक नहीं, एक ऐसा राज दिखाई दे रहा था जिसने मेरी धड़कनों को पल भर में रोक दिया। अगले ही क्षण उसने अपनी शेरवानी की जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और बिना किसी को दिखाए धीरे से मेरी हथेली पर रख दी। तस्वीर देखते ही मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। उस तस्वीर में मैं थी, लेकिन मेरे साथ खड़ा वह लड़का आर्यन नहीं था। पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया उसे 5 साल पहले मर चुका मान चुकी थी और उसकी मौत की आखिरी गवाह सिर्फ मैं थी। मेरा नाम अनन्या है। आज मेरी शादी थी। घर महीनों से इस दिन की तैयारियां की जा रही थी। माँ सुबह से रो रो कर भगवान का धन्यवाद कर रही थी कि आखिर उनकी बेटी का घर बसने जा रहा है। पापा हर मेहमान का स्वागत ऐसे कर रहे थे जैसे उनके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतरने वाला हो। मेरी छोटी बहन बार बार कमरे में आकर मुझे छेड़ रही थी, दीदी जीजा जी तो आपको देखकर बिल्कुल फिल्मी हीरो लगेंगे। मैं मुस्कुरा देती। सच कहूँ तो आर्यन से मेरी मुलाकात सिर्फ 4 बार हुई थी। अरेंज मैरिज थी, लेकिन उन 4 मुलाकातों में उसने कभी मुझे असहज महसूस नहीं होने दिया। वह कम बोलता था, लेकिन उसकी हर बात में एक अजीब सी सच्चाई होती थी। यही वजह थी कि मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। शाम होते होते पूरा बैंकेट हॉल रोशनी से जगमगा उठा। मेहमानों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। डीजे की आवाज़, बच्चों की हंसी, रिश्तेदारों की बातचीत, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी बड़े भारतीय विवाह में होता है। मैं दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर कमरे में बैठी थी। मेकअप आर्टिस्ट आखिरी टच दे रही थी। तभी मेरी सबसे अच्छी दोस्त सिया अंदर आई। उसने आते ही मुझे गले लगा लिया। तू बहुत सुंदर लग रही है। मैं हंस पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र मेरे चेहरे पर टिक गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, झूठ मत बोल। मैंने गहरी सांस ली। पता नहीं क्यों सुबह से अजीब सी घबराहट हो रही है। सिया मुस्कुराई। हर दुल्हन को होती है। नहीं, ये अलग है। कैसी? मैं कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, ऐसा लग रहा है जैसे आज कुछ ऐसा होने वाला है जो मेरी पूरी ज़िंदगी बदल देगा। सिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया। डर मत, सब अच्छा होगा। काश उसकी बात सच होती। करीब आधे घंटे बाद खबर आई, बारात पहुंच चुकी है। पूरा घर खुशी से भर उठा। ढोल की आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। मैं खिड़की के पर्दे की ओट से बाहर देखने लगी। दूर घोड़े पर बैठा दूल्हा दिखाई दे रहा था। चेहरा सहरे से ढका हुआ था। कुछ मिनट बाद जयमाला की रस्म शुरू हुई। मैं स्टेज पर पहुंची। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि खुद मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। आर्यन मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। सहरा अब भी उसके चेहरे को ढके हुए था। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, अब दूल्हे का सहरा हटाइए। उसके दोस्त हंसते हुए आगे आए। धीरे धीरे सहरा ऊपर उठा। मैंने पहली बार उसका चेहरा साफ देखा और उसी क्षण मेरे कानों में जैसे किसी की पुरानी आवाज़ गूंज उठी, अगर कभी मैं तुम्हारे सामने फिर आया तो समझ लेना कि किसी की सच्चाई दफन नहीं रह सकी। मैं कांप गई। ये आवाज़ बिल्कुल उसी लड़के की थी जिसकी मौत 5 साल पहले मेरी आंखों के सामने हुई थी। लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती, आर्यन मेरी तरफ झुका, हल्का सा मुस्कुराया और बेहद धीमी आवाज़ में बोला,
अनन्या, उस रात नदी के किनारे जो हुआ था, क्या आज सबको बता दोगी? अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। उसे ऐसा लगा जैसे आर्यन उसे दोषी नहीं बल्कि किसी अधूरे सच का गवाह मान रहा हो। मेरी सांस जैसे रुक गई, क्योंकि नदी के किनारे वाली उस रात के बारे में मेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं जानता था। मेरे हाथों की पकड़ जयमाला पर ढीली पड़ गई। अगर मैंने उसी वक्त खुद को संभाला ना होता तो शायद मैं वहीं बेहोश होकर गिर जाती। आर्यन अब भी मेरी आंखों में देख रहा था। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पा रहा थी। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम क्या कह रहे हो? वह बिना पलक झपकाए बोला, अभी नहीं, सही समय आने दो। इतना कहकर वह सीधा खड़ा हो गया। आसपास खड़े लोगों को लगा कि हम दोनों शायद शादी से पहले की कोई निजी बात कर रहे हैं। किसी ने हमारे चेहरे का डर नहीं बढ़ा। पंडित जी ने आवाज़ लगाई, बेटा जयमाला पहनाइए। तालियों की गूंज के बीच मैंने किसी तरह कांपते हाथों से उसके गले में वरमाला डाल दी। फिर उसने भी मेरे गले में माला पहना दी। हर तरफ खुशी का माहौल था। मोबाइल कैमरे की फ्लैश लगातार चमक रही थी, लेकिन मेरे अंदर जैसे तूफान चल रहा था। नदी का किनारा 5 साल पहले मैंने उस रात को हमेशा के लिए अपनी यादों में दफना दिया था। फिर आर्यन को उसके बारे में कैसे पता? जयमाला के बाद हमें स्टेज पर बैठा दिया गया। रिश्तेदार बधाइयाँ देने लगे। कोई फ़ोटो खिंचवा रहा था, कोई आशीर्वाद दे रहा था, लेकिन मेरी नज़र बार बार आर्यन पर चली जाती। वह हर किसी से बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिर मौका देखकर मैंने धीरे से पूछा, तुम मुझे डरा क्यों रहे हो? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, सिर्फ याद दिला रहा हूँ। भैया ने मरने से पहले सिर्फ इतना कहा था कि तुम सच जानती हो, लेकिन सच क्या है मैं आज तक नहीं जान पाया। मुझे कुछ याद नहीं। वह हल्का सा मुस्कुराया, झूठ बोलना तुम्हें आज भी नहीं आया। मेरे होठ सूख गए। उसी समय फोटोग्राफर ने कहा, सर मैम ज़रा एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल कीजिए। मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कैमरे की फ्लैश चमकी और उसी पल आर्यन ने मेरी हथेली में कुछ दबा दिया। मैंने चौंक कर नीचे देखा। एक छोटी सी चाबी, उस पर काले मार्कर से लिखा था 17। मैंने धीरे से पूछा, ये क्या है? उसने पहली बार मेरी आंखों में देखते हुए कहा, जिस दिन तुम सच बोलने का फैसला करोगी, ये चाबी तुम्हारी मदद करेगी। किस बात का सच? वह जवाब देने ही वाला था कि तभी उसके पिता स्टेज पर आ गए। बेटा, पंडित जी बुला रहे हैं, मुहूर्त निकल रहा है। आर्यन तुरंत उठ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फेरों की तैयारी शुरू हो गई। मैं अग्नि के सामने बैठी थी। मंत्रों की आवाज़ पूरे मंडप में गूंज रही थी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। मेरे दिमाग में बार बार वही चाबी घूम रही थी और उससे भी ज़्यादा वह तस्वीर। मैंने मौका देखकर अपने लहंगे की जेब में हाथ डाला। तस्वीर अब भी वहीं थी। मैंने उसे हल्का सा बाहर निकाला। इस बार ध्यान से देखा। हाँ, वह सचमुच मैं ही थी, लगभग 21 साल की। चेहरे पर वही मुस्कान, वही नीली ड्रेस, और मेरे साथ खड़ा था विवान, मेरा कॉलेज का सबसे अच्छा दोस्त, जिसे पूरी दुनिया ने हादसे में मरा हुआ माना था। लेकिन उस तस्वीर की सबसे डराने वाली बात कुछ और थी। पीछे नदी के किनारे लगी घड़ी में तारीख साफ दिखाई दे रही थी, 17 जुलाई, यानी उसकी मौत से सिर्फ 2 घंटे पहले। मेरी आंखों से
आंसू निकलने लगे। मैंने तस्वीर जल्दी से छिपा ली। तभी पंडित जी बोले, बेटा पहला फेरा। मैं उठी। आर्यन आगे चल रहा था, मैं उसके पीछे। लेकिन हर फेरे के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मैं शादी नहीं, अपने अतीत की तरफ वापस जा रही हूँ। चौथा फेरा पूरा होने ही वाला था कि अचानक पूरे बैंकेट हॉल की बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मेहमानों में हलचल मच गई। बच्चे डरकर रोने लगे। किसी ने कहा, जनरेटर चालू करो। करीब 30 सेकंड तक पूरा हॉल अंधेरे में डूबा रहा और उन्हीं 30 सेकंड में किसी ने मेरे कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाया, झूठ की उम्र 5 साल थी, अब सच की बारी है। मैंने चीखते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसी क्षण बिजली वापस आ गई। सब कुछ फिर सामान्य दिखाई देने लगा। लोग अपनी अपनी जगह पर थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने घबराकर आर्यन की तरफ देखा। वह मेरी तरफ नहीं, भीड़ के पीछे खड़े एक बूढ़े आदमी को देख रहा था। सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद दाढ़ी और हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी। उस बूढ़े ने दूर खड़े खड़े सिर्फ इतना किया, अपनी जेब से बिल्कुल वैसी ही एक 17 लिखी चाबी निकाली और मुस्कुराकर वापस जेब में रख ली। मैंने दोबारा देखने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वह आदमी भीड़ में गायब हो चुका था। मेरी धड़कनें पहले से कई ज़्यादा तेज हो चुकी थीं, क्योंकि अब यह सिर्फ एक संयोग नहीं लग रहा था। कोई था जो 5 साल पुराने उस राज का हर पल जानता था। मैंने तुरंत भीड़ में उस बूढ़े आदमी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगा जैसे कि वह कभी यहाँ था ही नहीं। मेरे हाथ अब भी काँप रहे थे। तभी पंडित जी की आवाज़ आई, बेटा 7वां फेरा पूरा कीजिए। मैंने खुद को किसी तरह संभाला और आर्यन के साथ आखिरी फेरा भी पूरा कर लिया। सब लोग तालियां बजा रहे थे। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि दुल्हन के चेहरे की मुस्कान सिर्फ दिखावा थी। फेरे ख़त्म होने के बाद विदाई की तैयारी होने लगी। माँ मुझे गले लगाकर रो रही थी। पापा की आंखें भी नम थी। मैं भी रो रही थी, लेकिन मेरी आंखों के आंसू विदाई के नहीं थे, वो डर के थे। जब मैं कार में बैठी, तब पहली बार मुझे और आर्यन को अकेले बात करने का मौका मिला। कार धीरे धीरे बैंकेट हॉल से निकलने लगी। मैंने बिना समय गंवाए पूछा, तुम आखिर चाहती क्या हो? आर्यन ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम सच बोलो। कौन सा सच? वही जिसे तुम 5 साल से अपने अंदर दबाकर जी रही हो। मैंने गुस्से में कहा, मैं किसी विवान को नहीं जानती। आर्यन हल्का सा हंसा, अगर सच में नहीं जानती तो उसकी तस्वीर देखकर तुम्हारा चेहरा सफ़ेद क्यों पड़ गया था? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर कार में सन्नाटा छाया रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तुम सोच रही होगी कि मुझे ये सब कैसे पता चला? मैंने उसकी तरफ देखा। वह बोला, सही समय आने पर सब बता दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। क्या? अगर उस रात तुम्हें दूसरा मौका मिलता तो क्या तुम वही करती जो 5 साल पहले किया था? उसका सवाल मेरे दिल में किसी तीर की तरह लगा। मैंने आंखें बंद कर ली और 5 साल पुरानी वो रात फिर से मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। कॉलेज का आखिरी साल था। मैं, सिया और विवान, हम तीनों सबसे अच्छे दोस्त थे। विवान हमेशा हंसता रहता था, हर मुश्किल को मजाक में उड़ा देता था। पूरे कॉलेज में उसकी पहचान एक ईमानदार और मददगार लड़के की थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। कॉलेज के ट्रस्ट के 50 लाख रुपए गायब हो गए। पूरे कॉलेज में हड़कंप मच गया। पुलिस आई, जांच शुरू हुई
और सबसे बड़ा शक विवान पर गया, क्योंकि चोरी वाले दिन ऑफिस की सीसीटीवी में आखिरी बार वही अंदर जाता दिखाई दिया था। पूरा कॉलेज उसके खिलाफ हो गया, लेकिन मुझे पूरा यकीन था विवान ऐसा कभी नहीं कर सकता था। उसने रोते हुए मुझसे कहा था, अनन्या, मैंने कुछ नहीं किया, कोई मुझे फंसा रहा है। मैंने उसका विश्वास किया, मैंने वादा किया कि मैं उसकी बेगुनाही साबित करूंगी, लेकिन उससे पहले एक ऐसा सबूत मेरे हाथ लगा जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। उस रात विवान ने मुझे नदी के किनारे मिलने बुलाया। उसने कहा था, अगर आज तुम नहीं आई तो शायद पूरी जिंदगी पछताओगी। मैं गई। रात के लगभग 9 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा थे। विवान वहाँ पहले से मौजूद था, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके सामने एक काली एसयूवी खड़ी थी और उस गाड़ी से एक आदमी उतर रहा था, जिसका चेहरा मैंने साफ नहीं देखा, बस उसकी आवाज़ सुनी। वह बोला, तुमने अगर मुंह खोला तो सिर्फ तुम नहीं मरोगे, तुम्हारे साथ जो भी जुड़ा है कोई नहीं बचेगा। विवान ने गुस्से में जवाब दिया, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। कल सुबह सबके सामने तुम्हारा नाम बता दूंगा। मैं पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रही थी। अचानक उस आदमी ने विवान को जोर से धक्का दिया। विवान लड़खड़ाया और सीधे नदी में गिर गया। मैं चीख पड़ी। जब तक मैं दौड़कर किनारे पहुंची, पानी का तेज बहाव उसे बहुत दूर ले जा चुका था। मैं मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन पुलिस को सिर्फ उसकी जैकेट मिली, लाश कभी नहीं मिली। मामला हादसा मानकर बंद कर दिया गया और मैंने उस रात की सच्चाई किसी को नहीं बताई, क्योंकि नदी के किनारे से जाते समय उस नकाबपोश आदमी ने मुझे देख लिया था। उसने मेरी तरफ देखकर सिर्फ एक बात कही थी, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो आज के बाद कभी सच मत बोलना। उस आदमी की कलाई पर एक अजीब सा टैटू, वह निशान आधे जले हुए सांप जैसा था। अनन्या ने डर के बावजूद उसे अपने मन में हमेशा के लिए याद कर लिया। मैंने उस बात को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बना लिया, लेकिन अब 5 साल बाद कोई एक एक बात कैसे जानता है। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। कार रुक चुकी थी। हम आर्यन के घर पहुंच चुके थे। मैं नीचे उतरी। घर के बाहर स्वागत की सारी तैयारियां थी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे के ऊपर लगी नेम प्लेट देखी, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस नेम प्लेट पर लिखा था कर्नल राजवीर सिंह, और उसके ठीक नीचे लगी एक पुरानी फैमिली फ़ोटो में आर्यन के साथ खड़ा एक चेहरा देखकर मेरी सांस रुक गई। वह चेहरा मुझे अजीब तरह जाना पहचाना लगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि मैंने उसे पहले कहाँ देखा था। मैं कुछ सेकंड तक उसी फोटो को देखती रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी आंखें मेरा साथ छोड़ रही हो। मैंने दोबारा ध्यान से देखा। नहीं, ये भ्रम नहीं था। फोटो में खड़ा लड़का सचमुच विवान जैसा दिख रहा था। वही मुस्कान, वही आंखें, वही चेहरा। क्या हुआ? आर्यन ने मेरी तरफ देखकर पूछा। मैं घबरा गई। वो फोटो में कौन है? आर्यन ने एक पल फोटो की तरफ देखा, फिर मेरी आंखों में देखकर बोला, मेरे बड़े भाई। नाम? विवान सिंह। मेरे पैरों से जैसे जान निकल गई। मैंने तुरंत दीवार का सहारा लिया। ये कैसे हो सकता है? कॉलेज में विवान ने कभी नहीं बताया कि उसका परिवार कौन है। उसने हमेशा कहा था कि वह अकेला है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं। फिर ये क्या था? आर्यन मेरी हालत समझ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। घर के अंदर गृह प्रवेश की रस्म शुरू हुई। मैंने कलश को पैर से गिराया, चावल बिखरे और मैं अंदर आ गई।
सब लोग खुश थे, लेकिन मेरी नज़र बार बार उसी फोटो पर चली जाती। रात तक सारी रस्में ख़त्म हो गई। आखिरकार मुझे कमरे में भेज दिया गया। कमरा फूलों से सजा हुआ था। बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी थीं, लेकिन मेरे मन में कोई नई दुल्हन वाला उत्साह नहीं था। मैं सिर्फ एक जवाब चाहती थी। करीब 10 मिनट बाद आर्यन कमरे में आया। उसने दरवाज़ा बंद किया। मैंने बिना भूमिका के पूछा, सच क्या है? वह कुछ देर चुप रहा, फिर अलमारी से एक पुरानी फाइल निकालकर मेरे सामने रख दी। खोलो इसे। मैंने कांपते हाथों से फाइल खोली। पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, केस फाइल, विवान सिंह। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने अगला पन्ना पलटा। उसमें पुलिस की रिपोर्ट थी। उसके बाद अखबार की कटिंग, फिर कुछ तस्वीरें और आखिर में एक फ़ोटो देखकर मेरे हाथ कांप उठे। वह नदी किनारे की तस्वीर थी। उसमें दूर एक पेड़ के नीचे खड़ी एक लड़की दिखाई दे रही थी। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन वह मैं थी। मैंने डरकर पूछा, ये फ़ोटो किसने खींची? आर्यन बोला, यही तो मैं 5 साल से पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब? उसने गहरी सांस ली। विवान मेरा सगा बड़ा भाई था। उसने घर छोड़ने के बाद अपने परिवार का नाम इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। कॉलेज में बहुत कम लोग उसकी असली पहचान जानते थे। मेरी आंखें फैल गईं। उसने कॉलेज में कभी अपने परिवार का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वह अपने नाम से नहीं, अपनी मेहनत से पहचान बनाना चाहता था। उसने अपना सरनेम तक इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। मैं स्तंभ बैठी थी। आर्यन आगे बोला, जिस रात उसकी मौत हुई, उससे 2 घंटे पहले उसने मुझे फ़ोन किया था। क्या कहा था उसने? उसने कहा था, आर्यन, अगर मैं कल तक घर नहीं पहुंचा, तो अनन्या को ढूंढना। उसे सब पता है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मैंने भी कभी ऐसा नहीं कहा। फिर मुझे सिर्फ ये जानना है कि उस रात हुआ क्या था। मैंने सिर झुका लिया। 5 साल तक जिस सच्चाई को मैंने अपने अंदर दफन रखा था, क्या अब उसे बता देना चाहिए? तभी अचानक कमरे के बाहर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। हम दोनों दौड़कर बाहर निकले। गलियारे में एक नौकर बेहोश पड़ा था। उसके पास एक छोटा सा लिफाफा पड़ा था। आर्यन ने लिफाफा उठाया। उस पर सिर्फ मेरा नाम लिखा था। उसने लिफाफा मुझे दे दिया। मैंने धीरे धीरे उसे खोला। अंदर सिर्फ एक कागज़ था। उस पर लाल स्याही से लिखा था, अगर तुमने सच बोला तो अगली लाश आर्यन की होगी। मेरे हाथ से वह कागज़ नीचे गिर गया। मैंने डरकर आर्यन की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मुस्कान थी। वह धीरे से बोला, आखिरकार उसे पता चल गया कि तुमने मुंह खोलना शुरू कर दिया है। मैं हैरानी से उसे देखने लगी। कौन? आर्यन ने घर के मुख्य दरवाजे की तरफ देखा और बोला, जिस आदमी ने 5 साल पहले मेरे भाई को मारने की कोशिश की थी, वह यहीं कहीं है। और उसी पर घर की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अंधेरे के बीच ऊपर की मंजिल से किसी के ज़ोर ज़ोर से भागने की आवाज़ आने लगी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। ऊपर की मंजिल से लगातार भागने की आवाज़ें आ रही थीं। घर के सभी लोग घबरा गए। किसी ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, कोई बिजली का मेन स्विच देखने भागा, लेकिन आर्यन बिना एक पल गवाए सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। मैं भी उसके पीछे पीछे भागी। ऊपर पहुंचते ही गलियारे के आखिरी में एक काले कपड़ों से लिपटा आदमी दिखाई दिया। उसके चेहरे पर नकाब था। उसने पीछे मुड़कर हमें देखा और तुरंत छत की तरफ भाग गया। रुको,
आर्यन चिल्लाया, लेकिन वह नहीं रुका। हम दोनों उसके पीछे दौड़ते हुए छत पर पहुंचे। तेज हवा चल रही थी, चारों तरफ अंधेरा था। सामने वही आदमी छत की मुंडेर के पास खड़ा था। आर्यन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। भागना बंद कर दो, 5 साल से बहुत भाग चुकी हूँ। नकाबपोश आदमी हंसने लगा। तुम्हें लगता है तुम सच के करीब पहुँच गए हो? उसकी आवाज़ सुनते ही मेरे शरीर में सिहर दौड़ गई। यही आवाज़ मैंने 5 साल पहले नदी किनारे सुनी थी। मैं अनायास बोल पड़ी, तुम? उसने मेरी तरफ देखा। हाँ अनन्या, आखिर तुम्हें याद आ ही गया। मेरे पैर कांपने लगे। मैं उसका चेहरा देखना चाहती थी। मैं एक कदम आगे बढ़ी, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी जेब से धुएं वाला एक छोटा कैनिस्टर निकाला और ज़मीन पर फेंक दिया। पूरा इलाका धुएं से भर गया। हम दोनों कुछ देख नहीं पा रहे थे। जब तक धुआं छटा, वह आदमी गायब हो चुका था। आर्यन ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। उसी समय मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी। वहाँ एक छोटा सा लॉकेट गिरा हुआ था। मैंने उसे उठाया। उस पर अंग्रेजी में सिर्फ एक अक्षर उकेरा हुआ था, आर। आर्यन ने तुरंत कहा, ये आर सिर्फ नाम का पहला अक्षर नहीं, एक पुरानी कंपनी का निशान भी हो सकता है। और इस कंपनी के सभी अधिकारियों की यूनिफॉर्म पर सांप जैसा वही निशान बना होता है जो अनन्या ने 5 साल पहले उस आदमी की कलाई पर देखा था। आर्यन ने लॉकेट देखते ही कहा, यही पहली गलती उसने की। तुम उसे पहचानते हो? नहीं, लेकिन अब उसे ढूंढना आसान होगा। इतने में नीचे से आर्यन की माँ की आवाज़ आई, आर्यन, जल्दी नीचे आओ। हम दोनों दौड़कर नीचे पहुँचे। ड्राइंग रूम में सभी लोग इकट्ठा थे। कर्नल राजवीर सिंह के हाथ में एक पुराना डिब्बा था। उन्होंने गंभीर आवाज़ में कहा, ये डिब्बा आज शाम किसी अनजान आदमी ने घर के बाहर रख दिया था। मैंने सोचा शादी के बाद देखूंगा। उन्होंने डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी डायरी, एक पेन ड्राइव और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी पर लिखा गया था, अगर यह डिब्बा आर्यन तक पहुंच गया है तो समझ लेना कि मैं शायद जिंदा नहीं हूँ। लेकिन मेरी मौत का सच इसी डायरी में है। विवान। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे हाथ अपने आप कांपने लगे। आर्यन ने धीरे धीरे डायरी खोली। पहले कुछ पन्नों में सामान्य बातें थीं। फिर एक पन्ने पर लाल पेन से लिखा था, मैंने उस आदमी का चेहरा देख लिया है। वह कोई अजनबी नहीं, बल्कि हमारे अपने लोगों में से एक है। आर्यन ने अगला पन्ना पलटा, लेकिन वह पन्ना फाड़ा हुआ था। उसके बाद भी कई पन्ने गायब थे। जिसने भी डायरी तक पहुंच बनाई थी, वह सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण पन्ने निकाल कर ले लिया गया था। इसका मतलब था कि कोई 5 साल बाद भी सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था। डायरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा किसी ने निकाल लिया था। नहीं, आर्यन के मुंह से बस इतना निकला। उसी समय मैंने पेन ड्राइव उठाई। इसे चलाकर देखते हैं। कर्नल साहब हमें अपने स्टडी रूम में ले गए। लैपटॉप खोला गया, पेन ड्राइव लगाई गई। उसमें सिर्फ एक वीडियो था। वीडियो शुरू हुआ। स्क्रीन पर विवान दिखाई दिया। वह किसी सुनसान कमरे में बैठा था। उसने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो शायद बहुत देर हो चुकी है। मुझे नहीं पता मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं, लेकिन जिसने कॉलेज के पैसे चुराए और मुझे फंसाया उसका नाम है। इतना कहते ही वीडियो अचानक रुक गया। स्क्रीन काली हो गई। फाइल वहीं ख़त्म हो चुकी थी। पूरे कमरे में खामोशी फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे सच हर बार हमारे सामने आकर रुक जाता है। तभी लैपटॉप की स्क्रीन पर
अपने आप फिर से जल उठी, जबकि किसी ने उसे छुआ भी नहीं था। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिखाई दी, सब जानना है तो लॉकर नंबर 17 खोलो। मैंने अनायास अपनी मुट्ठी कस ली, क्योंकि लॉकर नंबर 17 की चाबी अब भी मेरे पास थी। मेरी मुट्ठी अपने आप कस गई। वही चाबी जो आर्यन ने शादी के मंडप में मेरी हथेली पर रखी थी। अब पहली बार उसकी अहमियत समझ आ रही थी। मैंने धीरे धीरे चाबी निकाली। कमरे में मौजूद सभी लोगों की नज़र उस पर टिक गई। कर्नल राजवीर सिंह ने हैरानी से पूछा, ये चाबी तुम्हारे पास कैसे आई? मैंने आर्यन की तरफ देखा। वह शांत स्वर में बोला, मैंने दी थी। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि लॉकर नंबर 17 की चाबी यही है? आर्यन ने जवाब दिया, क्योंकि ये चाबी 5 साल पहले विवान ने मुझे दी थी। उसने कहा था, अगर मैं लौट कर ना आऊँ तो इसे सिर्फ अनन्या को देना। मेरी आंखें भर आईं। विवान ने आखिरी वक्त भी मुझ पर भरोसा किया था और मैंने 5 साल तक उसकी सच्चाई दुनिया से छिपाए रखी। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, लॉकर कहाँ है? कर्नल साहब बोले, शहर के पुराने सेंट्रल बैंक में। आर्यन ने तुरंत फैसला किया, सुबह होते ही सबसे पहले हम बैंक चलेंगे। रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। अगली सुबह विशेष अनुमति और पुलिस की मौजूदगी में बैंक का लॉकर खोला गया। कर्नल साहब ने अपने एक परिचित बैंक मैनेजर को फ़ोन किया। स्थिति की गंभीरता समझते हुए उन्होंने बैंक खुलवाने की व्यवस्था कर दी। करीब 40 मिनट बाद हम बैंक पहुंचे। पूरा बैंक सुनसान था। सिर्फ मैनेजर और 2 सुरक्षा गार्ड मौजूद थे। मैनेजर हमें सीधे बेसमेंट में बने लॉकर रूम में ले गया। लोहे के सैकड़ों लॉकर दीवारों में लगे थे। आखिरकार हम लॉकर नंबर 17 के सामने खड़े थे। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चाबी ताले में डाली। एक हल्की सी आवाज़ हुई। ताला खुल गया। मैंने धीरे धीरे लॉकर का दरवाज़ा खोला। अंदर एक भूरा लिफाफा, एक मोबाइल फ़ोन और एक छोटी सी डायरी रखी थी। आर्यन ने सबसे पहले मोबाइल उठाया। वह पुराना कीपैड फ़ोन था, कई सालों से बंद पड़ा था। कर्नल साहब ने कहा, शायद इसकी बैटरी ख़त्म हो गई होगी। लेकिन तभी बैंक मैनेजर बोले, सर, हमारे पास यूनिवर्सल चार्जर है। कुछ मिनट बाद फ़ोन चालू हो गया। स्क्रीन जलते ही हम सबकी धड़कनें तेज हो गईं। फ़ोन में सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी। वीडियो शुरू हुआ। इस बार विवान किसी कमरे में नहीं, बल्कि उसी नदी के किनारे खड़ा था। वह कैमरे की तरफ देखकर बोला, अगर ये वीडियो किसी दिन अनन्या या आर्यन तक पहुँचे तो समझ लेना कि मुझे ख़त्म करने की कोशिश सफल हो गई। लेकिन मेरी मौत का कारण सिर्फ कॉलेज की चोरी नहीं, असली वजह उससे कई बड़ी है। उसने जेब से कुछ कागज़ निकाले। इन दस्तावेज़ों में करोड़ों रुपए के घोटाले का सबूत है। कुछ बहुत बड़े लोग इसमें शामिल हैं। अगर मैं पुलिस तक पहुंचा तो उनका खेल ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वे मुझे मारना चाहते हैं। अचानक वीडियो में पीछे से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। विवान एक पल के लिए पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। वह जल्दी जल्दी बोला, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो किसी पर जल्दी भरोसा मत करना, क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं। वीडियो अचानक रुक गया। ऐसा लगा जैसे रिकॉर्डिंग जानबूझकर अधूरी छोड़ी गई हो, या फिर किसी ने उसका अंतिम हिस्सा मिटा दिया हो। वह आगे कुछ कह पाता उससे पहले वीडियो बंद हो गया। मैंने निराश होकर सिर झुका लिया। फिर वही अधूरी बात, फिर वही अधूरा सच। आर्यन ने लॉकर में रखी डायरी उठाई। उसके बीच में एक मुड़ा हुआ कागज़ रखा था। मैंने उसे खोला। उसमें शहर का एक पुराना नक्शा बना था।
नक्शे पर लाल स्याही से सिर्फ एक जगह पर गोल निशान बनाया गया था। उसके नीचे लिखा था वेयर हाउस 27 और सबसे नीचे सिर्फ एक लाइन। यहीं से सब शुरू हुआ था। मैं उस लाइन को पढ़ ही रही थी कि अचानक बैंक के बाहर गोलियों जैसी तेज आवाज़ गूंजी। सुरक्षा गार्ड दौड़ते हुए अंदर आए। उन्होंने घबराकर कहा, सर, किसी ने बैंक के बाहर आपकी गाड़ी में आग लगा दी है। हम सब भागकर बाहर पहुंचे। आर्यन की कार पूरी तरह आग की लपटों में घिरी हुई थी। लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया जा चुका था। मैं स्तंभ खड़ी थी। तभी मेरी नज़र सड़क के दूसरी तरफ गई। एक काली एसयूवी खड़ी थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा आदमी मेरी तरफ देख रहा था। उसने धीरे से अपना नकाब हटाया और पहली बार मैंने उसका चेहरा साफ देख लिया। उसे देखते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। उसने धीरे धीरे अपना नकाब हटाया, लेकिन उसी क्षण तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मैं उसका चेहरा पूरी तरह देख ही नहीं पाई। अगले ही पल वह गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई, लेकिन उसी समय सड़क के दूसरी ओर मुझे पापा दिखाई दिए, जैसे वह किसी का पीछा करते हुए वहां पहुंचे हों। पापा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया। उनके सिर पर गहरी चोट थी और शरीर पर कई जगह चोटों के निशान थे। डॉक्टर ने बाहर आकर गंभीर आवाज़ में कहा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गई। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। बार बार वही कागज़ मेरी आंखों के सामने आ रहा था, जिस पर लिखा था विवान अभी जिंदा है। अगर यह सच था तो 5 साल पहले नदी में किसकी मौत हुई थी? अगर विवान जिंदा था तो इतने साल कहाँ था? और सबसे बड़ा सवाल, उसे किसी ने दुनिया के सामने आने क्यों नहीं दिया? आर्यन मेरे पास आकर बैठ गया। उसने धीरे से कहा, अनन्या, मुझे लगता है अंकल के होश में आते ही बहुत कुछ बदलने वाला है। मैंने उसकी तरफ देखा। अगर पापा सच जानते थे तो उन्होंने इतने साल किसी को बताया क्यों नहीं? आर्यन ने जवाब देने के बजाय वही कागज़ मेरी तरफ बढ़ा दिया। एक बात पर ध्यान दिया? मैंने हैरानी से पूछा, क्या? यह लिखावट अंकल की नहीं है। मैंने तुरंत कागज़ दोबारा देखा। सचमुच ये पापा की लिखावट नहीं थी। मतलब ये संदेश किसी और ने उनके हाथ में रखा था। लेकिन क्यों? उसी समय ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर बाहर आए। मरीज को थोड़ी देर के लिए होश आया है, लेकिन वह सिर्फ एक व्यक्ति से बात करना चाहते हैं। किससे? मैंने घबराकर पूछा। डॉक्टर ने मेरी तरफ इशारा किया, आपसे। मैं तेज़ी से अंदर चली गई। पापा ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटे थे। उन्होंने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। मुझे देखते ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। अनन्या, पापा, ये सब किसने किया? उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, राघव। मैंने तुरंत पूछा, राघव कहाँ है? विवान कहाँ है? उन्होंने सिर हिलाया। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, ध्यान से सुनो। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। 5 दिन पहले राघव खुद मुझसे मिलने आया था। मैं चौंक गई। उसने कहा, अगर मैं एक पुरानी फाइल उसके हवाले कर दूं तो वह सब कुछ ख़त्म कर देगा। कौन सी फाइल? वही जिसके लिए 5 साल से लोग मर रहे हैं। मैंने तुरंत पूछा, फाइल आपके पास थी? उन्होंने धीरे से कहा, नहीं। फिर? लेकिन मुझे पता था वह कहाँ पहुँच सकती है। इतना कहकर उन्होंने गहरी सांस ली। मैंने उसका पीछा किया और पहली बार मैंने विवान को देखा। मेरी आंखें फैल गईं। क्या? हाँ, वह जिंदा था,
लेकिन कैद में मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कहाँ? पापा ने पूरी ताकत जुटाकर सिर्फ 2 शब्द कहे, वेयर हाउस 27। इतना कहते ही उनकी सांस तेज हो गई। डॉक्टर तुरंत अंदर आ गए। प्लीज़ बाहर जाइए, मरीज को आराम की ज़रूरत है। मैं बाहर आ गई। आर्यन और कर्नल साहब मेरी तरफ दौड़े। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, पापा ने विवान को देखा था, वह जिंदा है और वेयर हाउस 27 में कैद है। इतना सुनते ही आर्यन की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी। लेकिन तभी अस्पताल के रिसेप्शन से एक नर्स भागती हुई आई। मैडम, अभी अभी आपके नाम एक लिफाफा आया है। मैंने हैरानी से लिफाफा लिया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर विवान को जिंदा देखना चाहती हो तो पुलिस को साथ मत लाना। लिफाफे के अंदर एक पुरानी फ़ोटो थी। फ़ोटो में विवान एक कुर्सी से बंधा हुआ था और फ़ोटो के पीछे लाल स्याही से सिर्फ एक समय लिखा था, कल सुबह 8 बजे, आखिरी मौका। रात के लगभग 3 बज चुके थे। अस्पताल के बाहर गहरी खामोशी थी। मेरे हाथ में अब भी वही फ़ोटो थी। मैं बार बार उसे देख रही थी। तस्वीर असली लग रही थी, लेकिन एक बात अजीब थी। विवान की दाढ़ी और बाल ज़रूर बड़े हुए थे, मगर उसके पीछे दीवार पर टंगा कैलेंडर सिर्फ 6 महीने पुराना था। मैंने तुरंत फ़ोटो आर्यन को दिखाई। देखो, ये कैलेंडर। आर्यन ने ध्यान से देखा। मतलब ये फ़ोटो 5 साल पुरानी नहीं है। मैंने सिर हिलाया। इसका मतलब विवान 5 साल से लगातार इसी जगह कैद नहीं था। कम से कम पिछले 6 महीने से तो वह यहीं है। कर्नल राजवीर सिंह भी फ़ोटो देखने लगे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, और इसका मतलब यह भी है कि किसी ने जानबूझकर यह तस्वीर तुम्हें भेजी है। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि कोई चाहता है कि तुम वेयर हाउस तक पहुंचो। ये सुनकर हम तीनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। तभी आर्यन बोला, अगर हम पुलिस को साथ नहीं ले गए और ये चाल हुआ तो? कर्नल साहब ने दृढ़ आवाज़ में कहा, हम खुलकर पुलिस नहीं ले जाएंगे, लेकिन मैं बिना सुरक्षा के भी नहीं जाऊंगा। उन्होंने अपने भरोसेमंद पुलिस अधिकारी को फ़ोन किया, हम एक जगह जा रहे हैं, तुम अपनी टीम लेकर कुछ दूरी पर रहना। जब तक मेरा संदेश ना मिले कोई अंदर नहीं आएगा। फ़ोन रखते ही उन्होंने हमारी तरफ देखा। अगर ये जाल है तो हम भी तैयार रहेंगे। सुबह होने से पहले ही हम वेयर हाउस 27 की तरफ निकल पड़े। सड़क सुनसान थी। करीब 1 घंटे बाद हमारी गाड़ी उसी पुराने वेयर हाउस के सामने रुकी। बाहर सब कुछ शांत था, लेकिन इस बार एक बात अलग थी। मुख्य गेट खुला हुआ था, जैसे कोई हमारा इंतज़ार कर रहा हो। हम धीरे धीरे अंदर गए। फर्श पर ताज़ा पैरों के निशान थे। एक कोने में अभी अभी बुझी हुई लालटेन रखी थी। मतलब कुछ देर पहले तक यहाँ कोई मौजूद था। हम उन निशानों का पीछा करते हुए पीछे बने एक छोटे कमरे तक पहुँचे। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर जाने पर जो दिखाई दिया उसने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। कमरे में एक बिस्तर था, पास ही दवाइयाँ रखी थी। दीवार पर डॉक्टर की लिखी हुई कुछ पर्चियाँ लगी थी और मेज पर आधा भरा हुआ गिलास पानी का रखा था। यह किसी कैदी की कोठरी कम और किसी ऐसे व्यक्ति का कमरा ज़्यादा लग रहा था जिसे जिंदा रखने की कोशिश की जा रही थी। मैंने धीरे से कहा, अगर राघव इसे मारना चाहता था तो इसका इलाज क्यों करवा रहा था? कर्नल साहब ने जवाब दिया, क्योंकि उसे विवान से कुछ चाहिए था। तभी आर्यन की नज़र मेज पर रखी एक छोटी सी डायरी पर पड़ी। उसने डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने खाली थे, फिर एक तारीख लिखी थी, 18 जनवरी।
नीचे लिखा था। आज फिर उसने वही सवाल पूछा, फाइल कहाँ है? मैंने कुछ नहीं बताया। अगले पन्ने पर लिखा था, मुझे नहीं पता बाहर की दुनिया मुझे मरा हुआ मान चुकी है या नहीं, लेकिन जब तक सच सुरक्षित है मैं हार नहीं मानूंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। विवान 5 साल से नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर छिपा कर रखा गया था और पिछले कुछ महीनों से इस वेयर हाउस में कैद था। अचानक कमरे के पीछे से किसी के खांसने की आवाज़ आई। हम तीनों एक साथ मुड़े। दीवार के पीछे लोहे का एक दरवाज़ा था। आर्यन ने धीरे धीरे उसे खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था। खिड़की से आती हल्की रोशनी में एक आदमी जमीन पर बैठा था। उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी, चेहरा कमज़ोर हो गया था, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। भैया, उस आदमी ने मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे पता था तुम एक दिन ज़रूर आओगे। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। वह सचमुच विवान था, लेकिन अगले ही पल वेयर हाउस के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। विवान का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। वह घबराकर बोला, नहीं, तुम लोग यहाँ से अभी निकलो। अगर वह आ गया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। वेयर हाउस के बाहर गाड़ी का इंजन बंद होने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। विवान का चेहरा एकदम बदल गया। उसने घबराकर कहा, समय नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। आर्यन तुरंत उसके पास बैठ गया। भैया, पहले ये बताइए कि आपके साथ हुआ क्या था? विवान ने गहरी सांस ली। उस रात नदी में गिरने के बाद मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन तेज बहाव मुझे पुल के नीचे तक ले गया। मैं बेहोश हो चुका था। फिर सुबह कुछ मछुआरों ने मुझे बाहर निकाला। मैं कई दिनों तक होश में नहीं आया। जब आँख खुली तो मुझे पता चला कि मेरी याददाश्त पूरी तरह नहीं गई थी, लेकिन शरीर इतनी बुरी तरह घायल था कि चलना भी मुश्किल था। मैं ध्यान से उसकी हर बात सुन रही थी। विवान आगे बोला, मैंने अस्पताल से निकलते ही पुलिस के पास जाने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले ही राघव के लोगों को पता चल गया कि मैं जिंदा हूँ। उन्होंने मुझे फिर से पकड़ लिया। हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे कभी एक जगह नहीं रखा। हर कुछ महीनों में मुझे दूसरी जगह ले जाया जाता था ताकि कोई मुझे ढूंढ ना सके। पिछले 6 महीने से मैं इसी वेयर हाउस में था। अब सारी बातें एक दूसरे से जुड़ने लगी थी। मैंने पूछा, लेकिन वे तुम्हें जिंदा क्यों रखना चाहते थे? विवान हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि उनके पास सब कुछ था, बस एक चीज़ नहीं थी। कौन सी? वह असली फाइल जिसमें पूरे घोटाले का रिकॉर्ड था। आर्यन ने तुरंत पूछा, क्या वह फाइल सचमुच बरगद के पेड़ के नीचे है? विवान ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने उसे वहीं छिपाया था। मुझे यकीन था कि अगर मैं पकड़ा भी गया तो सबूत सुरक्षित रहेगा। मैंने धीमे स्वर में पूछा, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? विवान ने मेरी तरफ देखा, क्योंकि मैं जानता था जितने कम लोगों को सच पता होगा उतना ही ज़्यादा संभावना होगी कि वह सुरक्षित रहेगा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। कोई धीरे धीरे वेयर हाउस के अंदर आ रहा था। विवान फुसफुसाया, वह आ गया। हम सब ने दरवाजे की तरफ देखा। कुछ सेकंड बाद राघव अंदर आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। उसने विवान को आज़ाद देखकर गहरी सांस ली और बोला, आखिरकार जो होना था वही हुआ। आर्यन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन कर्नल साहब ने उसे रोक लिया। राघव ने शांत आवाज़ में कहा, तुम लोग जीत गए हो, लेकिन ये मेरी हार नहीं,
उस आदमी की चाल है जिसने मुझे भी मोहरा बनाया। मैंने हैरानी से पूछा, तो फिर? उसने अपनी जेब से एक छोटा लिफाफा निकाला और विवान की तरफ बढ़ा दिया। ये तुम्हारे लिए है। विवान ने लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में राघव और कर्नल राजवीर सिंह दोनों जवान उम्र में साथ खड़े थे। पीछे तारीख लिखी थी, 25 साल पहले। विवान ने तस्वीर को ध्यान से देखा। राघव बोला, तुम लोग मुझे हमेशा कहानी का सबसे बड़ा अपराधी समझते रहे, लेकिन सच्चाई इससे बड़ी है। कर्नल साहब ने सख्त आवाज़ में कहा, बात घुमाना बंद करो। राघव ने पहली बार गंभीर होकर उनकी तरफ देखा। मैं अपने किए से इनकार नहीं कर रहा। जो गलतियां मैंने की उनकी सज़ा मुझे मिलेगी, लेकिन जिस आदमी ने ये पूरा खेल शुरू किया उसने मुझे भी मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। मैंने पूछा, कौन? राघव ने जवाब दिया, जिसका नाम उस फाइल में है। उसी समय बाहर से पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई दी। कर्नल साहब ने चुपचाप अपना मोबाइल दिखाया। उन्होंने पहले ही तय समय पर लोकेशन भेज दी थी। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अब फैसला अदालत करेगी। उसने बिना विरोध किए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। पुलिस अंदर आई और उसे हिरासत में ले लिया, लेकिन जाते जाते राघव ने मेरी तरफ देखकर सिर्फ एक बात कही, फाइल खोलने से पहले तैयार रहना, क्योंकि सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। मैंने फाइल को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। मुझे महसूस हो रहा था अब हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच सामने आने वाला था। पुलिस राघव को अपने साथ ले गई, लेकिन उसके आखिरी शब्द लगातार मेरे मन में गूंज रहे थे। सच हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। हम उसी दिन पुलिस मुख्यालय पहुंचे। इंस्पेक्टर ने बरामद फाइल को सबके सामने मेज पर रखा। कमरे में सिर्फ मैं, आर्यन, विवान, कर्नल राजवीर सिंह थे। मेरे पापा और जांच टीम के अधिकारी मौजूद थे। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। आखिरकार इंस्पेक्टर ने फाइल खोली। पहले पन्ने पर कई कंपनियों के नाम, बैंक लेन देन और फर्जी दस्तावेजों की प्रतिक्रिया थी। जैसे जैसे पन्ने पलटते गए तस्वीर साफ होती गई। कॉलेज के पैसों की चोरी असल में एक बहुत बड़े आर्थिक घोटाले का छोटा सा हिस्सा थी। उसी घोटाले को छुपाने के लिए विवान को झूठे मामले में फंसाया गया था। कुछ पन्नों बाद एक सूची मिली। उस सूची में उस लोगों के नाम लिखे थे जो इस पूरे षड्यंत्र का हिस्सा थे। सबसे ऊपर लिखा था देवेंद्र चौहान, ट्रस्ट चेयरमैन। उसके नीचे कुछ अन्य सहभागियों के नाम थे। फिर एक पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था जिन लोगों का नाम इस्तेमाल किया गया, लेकिन जिन्होंने लाभ नहीं लिया। सबसे पहले नाम था महेश शर्मा। मेरी आंखें भर आई। इंस्पेक्टर ने पूरी टिप्पणी पढ़ी। महेश शर्मा से फर्जी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर दूसरे से कराए गए थे। बाद में उन्होंने सहयोग करने से इनकार किया और उन्हें धमकाया गया। मैंने पापा की तरफ देखा। उन्होंने धीमे से कहा, मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं गलत लोगों का साथ नहीं दूंगा। फिर आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मैंने पूछा। उन्होंने गहरी सांस ली, क्योंकि मुझे पता था कि जो लोग विवान को नहीं छोड़ सके वे तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते थे। मैं हर दिन सही समय का इंतज़ार करता रहा, लेकिन वह समय कभी आया ही नहीं। कमरे में कुछ क्षणों की खामोशी छा गई। तभी इंस्पेक्टर के पास फ़ोन आया। उन्होंने कॉल ख़त्म करके कहा, फाइल और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच पूरी हो गई है। सभी सबूत एक दूसरे से मेल खाते हैं। देवेंद्र चौहान और उसके बाकी सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
कर्नल राजवीर सिंह ने पहली बार राहत की सांस ली। उन्होंने विवान के कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुम पर गर्व है। विवान मुस्कुराया। अगर अनन्या उस दिन डरकर भी इंसानियत पर भरोसा ना खोती और आर्यन 5 साल तक सच की तलाश ना करता तो शायद ये दिन कभी नहीं आता। अदालत से बाहर निकलते समय मैं उसी बेंच पर जाकर बैठ गई जहाँ 5 साल पहले पहली बार डर ने मुझे चुप करा दिया था। आज वही जगह मुझे याद दिला रही थी कि सच बोलने में देर हो सकती है, लेकिन उसका असर हमेशा दूर तक जाता है। कुछ महीने बाद अदालत ने सभी सबूतों की जांच के बाद दोषियों को उनके अपराधों के अनुसार सजा सुनाई। विवान पूरी तरह निर्दोष घोषित हुआ। उसके नाम से लगे सभी आरोप हटा दिए गए। कॉलेज ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार की और उसके सम्मान में एक छात्रवृत्ति शुरू की ताकि ईमानदारी और साहस की मिसाल हमेशा याद रखी जाए। एक शाम मैं, आर्यन और विवान उसी नदी के किनारे खड़े थे जहाँ 5 साल पहले हमारी ज़िंदगी बदल गई थी। डूबते सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही थी। मैंने धीमे से कहा, 5 साल पहले मुझे लगता था कि सच बोलने से सब खत्म हो जाएगा। विवान मुस्कुराया, लेकिन सच ने ही सबको वापस जोड़ा। आर्यन ने मेरी तरफ देखकर कहा, डर इंसान को चुप करा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए सच को नहीं। मैंने नदी की तरफ देखा। आज पहली बार उस जगह से डर नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे 5 साल का बोझ उसी बहते पानी के साथ कहीं दूर चला गया हो। मैंने मन ही मन एक वादा किया, अब कभी डर की वजह से सच नहीं छुपाऊंगी। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी जीत थी। विवान ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और कहा, सच को जीतने में देर ज़रूर लगी, लेकिन अब किसी निर्दोष को अपनी खामोशी की सज़ा नहीं मिलेगी। उस दिन मुझे समझ आया कि झूठ कुछ समय तक जीत सकता है, लेकिन सच कभी हारता नहीं। सच देर से आता है, मगर जब आता है तो सिर्फ न्याय नहीं देता, इंसान को उसके अपने आप से भी मिला देता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच कभी कभी देर से सामने आता है, लेकिन जब वह आता है तो सिर्फ अपराधियों को बेनकाब नहीं करता, बल्कि निर्दोष लोगों की इज्जत भी लौटाता है। डर हमें कुछ समय के लिए चुप करा सकता है, पर साहस और सत्य ही अंत में न्याय तक पहुंचते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अब हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नई वीडियो में, और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए बाय।